नमस्कार बच्चों। तो आज की वर्कशीट सोशल साइंस की हम लोग देखते हैं, कक्षा 9 के लिए है। ठीक है, तो वर्कशीट नंबर है 41 और इसका शीर्षक है राजनैतिक कार्यपालिका। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो देश में संसद द्वारा पारित विधेयक या कानून को अमली जामा मतलब लागू करने के लिए कार्यपालिका की ज़रूरत होती है। अतः सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने वाली संस्था को कार्यपालिका कहा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी कानून हमारे संसद के द्वारा बनाया जाता है उसको असली में ज़मीनी स्तर पर लागू करने के लिए हमें एक कार्यपालिका की ज़रूरत होती है, ताकि उस कानून का फ़ायदा सभी लोगों तक अच्छी तरीके से पहुंच सके। उसको लागू करने के लिए हमें कार्यपालिका की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जो किसी कानून को क्रियान्वित करता है, लागू करता है, उसको कार्यपालिका कहा जाता है। तो अतः सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने वाली संस्था को कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, तो कार्यपालिका अगर कोई पूछता है क्या है, तो किसी भी कानून को लागू करने के लिए क्रियान्वित करने वाली संस्था को कार्यपालिका कहते हैं। अब कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। ठीक है, कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। तो एक हो गई राजनीतिक कार्यपालिका, दूसरा हो गई स्थायी कार्यपालिका। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है। राजनीतिक कार्यपालिका सबसे पहले, तो इसका निर्वाचन जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए किया जाता है। जैसे हम लोग विधायक चुनते हैं, देखते होंगे आप लोग, सांसद का चुनाव होता है। ठीक है, उसको चुनते हैं तो वो एक निश्चित समय के लिए होते हैं, 5 साल के लिए होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि वो राजनीतिक कार्यपालिका के अंग होते हैं। वो संसद में जा कर के हमारे नियमों कानूनों को लागू करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो इसका निर्वाचन जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए किया जाता है, उसे बोलते हैं राजनीतिक कार्यपालिका। और दूसरी होती है स्थायी कार्यपालिका। तो ये क्या होती है, ये लंबे समय तक के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इनको स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक अधिकारी या सिविल सर्वेंट या नौकरशाह भी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखते होंगे आईएएस का नाम सुना है, पीएससी या पीसीएस का नाम सुना है आपने। ठीक है, तो राज्यों में यूपी पीएससी, एमपी पीएससी, ये सारी परीक्षाएं होती हैं और सेंट्रल में आईएएस की परीक्षा होती है। तो उसके द्वारा जो व्यक्ति चुने जाते हैं, ठीक है, तो वो 60 वर्ष की अवधि के लिए, 62 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, उन्हें स्थायी कार्यपालक कहा जाता है, प्रशासनिक अधिकारी कहा जाता है। ठीक है, या सिविल सर्वेंट भी कहते हैं या नौकरशाह भी कहते हैं, ये उसी के नाम है। ठीक है, तो ये एक निश्चित अवधि के लिए होते हैं, लंबे समय तक कार्य करते हैं और ये किसी छोटे समय के लिए नहीं होते, एक खास समय के लिए नहीं, लोगों के द्वारा नहीं चुने जाते, बल्कि ये किसी परीक्षा के माध्यम से, ठीक है, एक प्रक्रिया के माध्यम से चुने जाते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी या गठबंधन वाली पार्टी के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है, बशर्ते वे संसद के सदस्य हों। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो फिर उसका मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुना जाना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था प्रधानमंत्री है। ठीक है, वो प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है, आप जब लोकसभा में किसी पार्टी को वोट देते हो, फिर उसमें से किसी एक पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है। ठीक है, तो बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी या गठबंधन वाली पार्टी, ठीक है, बहुमत प्राप्त करने वाली कोई एक पार्टी हो या गठबंधन वाली पार्टी ही हो, जैसे यूपीए और एनडीए। एनडीए क्या है, गठबंधन पार्टी है, लेकिन बीजेपी जो उसका एक अंग है, ठीक है, वो एक पार्टी है। और एनडीए क्या है, जिसमें बीजेपी और अन्य दल शामिल हैं, तो उसको गठबंधन बोलते हैं। ठीक है, तो उस पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री चुना जाता है। जब आपस में तय कर लेंगे, ठीक है, एक नेता नियुक्त कर लेंगे, वही फिर प्रधानमंत्री बनेगा और फिर उसी प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है, बशर्ते वे संसद के सदस्य हों। ठीक है, उन्हें संसद का सदस्य होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और उसे मंत्री बना दिया जाता है, ठीक है,
अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और उसे फिर भी मंत्री बना दिया जाए तो उसे मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर किसी भी संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है। ठीक है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। तो अब इसमें मंत्री के प्रकार दिए हुए हैं। मंत्री के प्रकार कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है कैबिनेट मंत्री, ये सबसे प्रमुख होता है। ठीक है, तो अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता और प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। ठीक है, जो प्रमुख ठीक है जो प्रमुख नेता होते हैं और प्रमुख मंत्रालय होते हैं, उसका जो प्रमुख चुना जाता है, उसका जो मेन कर्ता धर्ता चुना जाता है, उसे कैबिनेट मंत्री बोलते हैं। जैसे गृह मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, ये सभी जो है प्रमुख मंत्रालय है और उनके जो प्रमुख चुने जाएंगे उसे कैबिनेट मंत्री बोला जाएगा। दूसरा है स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं और विशेष रूप से कैबिनेट द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेते हैं। तो ये छोटे छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं और जब कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाती है तो उसमें ये भाग लेते हैं। तीसरा क्या है, राज्य मंत्री। ये अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। ठीक है, जैसे प्रमुख मंत्रालय के प्रभारी हो गए और उसमें जो है उसकी सहायता देने के लिए राज्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। ये अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उसकी सहायता करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री के अधिकार क्या क्या होते हैं? तो सरकार के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं, जैसे कि कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना, विभिन्न विभागों के कार्यों को समन्वयन करना, विभिन्न विभागों में आपसी विवादों का निर्णायक भूमिका निभाना, विभिन्न कामों पर सामान्य निगरानी करना और मंत्रियों में काम का वितरण करना। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, जैसे किसी स्कूल के प्रिंसिपल के कार्य होते हैं। ठीक है, घर के मुखिया के कार्य होते हैं, उसी तरीके से प्रधानमंत्री के भी कार्य होते हैं। क्या होते हैं, तो अगर कोई बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, और सभी अपना काम ठीक से करें इसलिए उनमें समन्वय करता है और उनके कामों की निगरानी करता है। ठीक है, कि कोई अपना काम ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, और कोई मंत्री है तो उसको उसके कामों का वितरण करता है कि आप ये मंत्रालय लेंगे। ठीक है, और अगर कोई उनमें विवाद होता है तो उसमें निर्णायक की भूमिका निभाता है। ठीक है, कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री विभिन्न समूहों और गुटों के गठबंधन के साझेदारों की राय के अनुसार निर्णय लेता है। जो गठबंधन की सरकार होती है उसमें प्रधानमंत्री सभी की राय लेता है और उसके हिसाब से वो अपना कार्य करता है। ठीक है, और जब प्रधानमंत्री इस्तीफा देता है तो सभी मंत्रिमंडल को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ता है। ठीक है, और राष्ट्रपति, अब इसके आगे देखते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का चयन सीधे जनता द्वारा न होकर के संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा होता है। राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम मात्र के अधिकारों का प्रयोग करता है, फिर भी देश के प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं के कामों की निगरानी करना, सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसलों में मुख्य भूमिका निभाता है। सभी प्रमुख नियुक्तियां जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों आदि की नियुक्ति करता है। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। कोई विधेयक राष्ट्रपति की नियुक्ति के बाद ही कानून बनता है। ठीक है, तो क्या क्या राष्ट्रपति के कार्य होते हैं? सबसे पहले वो देश का प्रमुख होता है, राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। सभी कार्य जो है उसी के नाम से किए जाते हैं। कोई भी संधि हो, कोई भी समझौता हो, उसी के नाम से किए जाते हैं। ठीक है, उसका चुनाव कैसे होता है? संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। ठीक है, और उसके पास केवल नाम मात्र के अधिकार होते हैं, लेकिन फिर भी वह सभी की निगरानी करता है, कानूनों का और नीतिगत फैसलों में अपनी अहम भूमिका निभाता है। सभी प्रमुख नियुक्तियां, मुख्य न्यायाधीश हो गई, सीएजी हो गया, ठीक है, राज्यपाल हो गया, इन सभी की नियुक्ति, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और हमारे देश के सेना का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। और कोई भी विधेयक जब बनाया जाता है, उसको मंजूर किया जाता है,
तो राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है, उसके बिना वह कानून नहीं बन पाएगा। अब आज के प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहते हैं तथा देश में इसकी जरूरत क्यों होती है। ठीक है, तो आपको पता है कि देश की राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहते हैं, कानूनों को क्रियान्वित करने वाली, और इसकी जरूरत क्यों है आप अपने से लिखेंगे। ठीक है, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर है आपको लिखना है। राजनीतिक कार्यपालिका अस्थायी होती है और स्थायी कार्यपालिका एक निश्चित समय के लिए होती है। ठीक है, आगे आप लोग और बढ़ा के करके कर लेंगे। हमारे देश में प्रधानमंत्री को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं वर्णन कीजिए। तो ये वाला है, इसको आप नोट करेंगे, इसको लिख लेंगे और समझ लेंगे। और देश में राष्ट्रपति पद के भूमिका के महत्व को लिखना है। तो राष्ट्रपति के पद को आप डिफाइन करेंगे, उसको, उसकी भूमिका का क्या महत्व है, ठीक है, उसको लिखेंगे। और कहीं भी कोई समस्या होती है तो आप मुझे मैसेज करेंगे। ठीक है बच्चों।